मैं रवीश कुमार। ट्रंप की नौसेना होर्मुज को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ने लगी है। ईरान बार बार चुनौती दे रहा है कि आगे बढ़ने पर जवाब दिया जाएगा। अगर होर्मुज जंग का मैदान बना तब उसका असर भारत पर और बुरा होने जा रहा है। पहले से ही भारत में तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव है, लेकिन चीन के साथ साथ भारत के भी जहाज इस रास्ते में फंस गए तो तेजी से बढ़ती हुई महंगाई लोगों का घर ठप कर सकती है। नोएडा में जो हुआ है उसे ईरान युद्ध से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मीडिया में गैस और महंगाई की रिपोर्ट गायब है, लेकिन मजदूर महसूस करने लगा है। नोएडा की तमाम फैक्ट्रियों के मजदूरों का सब्र टूट गया और उन्होंने एक हफ्ते के भीतर अपनी सैलरी को लेकर दूसरी बार प्रदर्शन किया है। 13 अप्रैल को नोएडा के कई इलाकों को मजदूरों ने जाम कर दिया और कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। प्रशासन के हिसाब से स्थिति नियंत्रण में तो आ गई, मगर जिन स्थितियों के कारण मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं, क्या उसका भी समाधान हो गया है? प्रशासन कह रहा है कि मजदूरों की सैलरी और बोनस भुगतान से संबंधित उनकी मांगों को कड़ाई से लागू करवाएंगे, मगर मजदूर अब आश्वासन नहीं, उसे होते देखना चाहते हैं। हो सकता है उनका जीना अब मुश्किल हो गया हो। नोएडा एक महानगर के समान है। यहाँ की जीवन शैली हर किसी के लिए महंगी है। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। गैस महंगी हो गई, स्कूल की फीस से लेकर किराया भी महंगा हो गया। कई मजदूरों ने कहा कि फैक्ट्री में भोजन मिलता है, मगर उससे क्या होगा? सैलरी 10 से 13 हजार मिलती है, उसमें से भी कुछ दिन काम पर नहीं बुलाते तो पैसा कम पड़ जाता है। उनका गुजारा नहीं चल पा रहा। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 20,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। क्या प्रशासन सैलरी डबल करवा पाएगा? फैक्ट्री वाले प्रशासन की बात मान लेंगे? नोएडा के मजदूर आंदोलन के पीछे कोई नेता नहीं है, संगठन भी नहीं। प्रशासन एक गुट को समझाता है, दूसरा गुट अगले दिन सड़क पर उतर जा रहा है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के मजदूर भी इसमें हैं। ट्रंप के टैरिफ के कारण दबाव में होंगी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां। अब निर्यात markets what to charge, but I know that whatever's going on in the world, and there's a lot, markets what to charge, but I know that whatever's going on in the world, and there's a lot, भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर अगर महंगाई बढ़ेगी तो जनता अब सहन नहीं कर पाएगी और इसमें ईरान के युद्ध के हाथ होने से इनकार नहीं कर सकते। मोदी सरकार के लिए यह बड़ी चेतावनी है, सरदर्द है। ट्रंप के ब्लॉकेट से भारत की सप्लाई रुक सकती है। जंग बढ़ेगी तो खाड़ी के देशों में 1 करोड़ भारतीयों के जीवन पर असर पड़ेगा। उनका काम बंद हो सकता है, उनका भारत पैसा भेजना कम हो सकता है। तो भारत इस चरण में गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रहा है। 2 हफ्ते में बंगाल में मतदान हो जाएगा। फिर सरकार और तेल कंपनियां कितने दिनों तक घाटा सहेंगी? अगर उस वक्त दाम बढ़ गए तब मजदूर तबके के जीवन और जेब पर क्या असर पड़ेगा? ईरान ने चुनौती दी है, अगर अमेरिका ने होर्मुज को बंद किया तब लाल सागर के बाब-अल मंदब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे। हूथी इसमें आगे आने वाले हैं। अगर होर्मुज के बाद इसे भी बंद कर दिया गया तो दुनिया में 25% सप्लाई रुक जाएगी। अगर अमेरिका के युद्धपोत होर्मुज की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें रोका जाएगा, ईरान ने कहा है। ट्रंप ईरान पर दुनिया से उगाही करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब अमेरिका होर्मुज में लुटेरा बनकर आ रहा है, ईरान का कहना है। ईरान ने कहा है कि 3 महीने की सप्लाई का तेल समंदर में है, जहाज में लोड है, इसलिए ईरान को इस ब्लॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या अमेरिका 3 महीने तक ब्लॉकेट झेल पाएगा? अगर जल डमरू मध्य में बमबारी होने लगी तो इसका असर केवल तेल की सप्लाई पर नहीं, समंदर का पानी भी प्रदूषित होने जा रहा है। अमेरिका को कुछ बुझा नहीं रहा, सूझ नहीं रहा। होर्मुज ब्लॉक करने के उसके फैसले का मजाक उड़ने लगा है कि वह तो पहले से ब्लॉक है। ईरान ने केवल मजाक नहीं उड़ाया, अपने कार्टून और वीडियो से अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने एक नक्शा बनाया है। जाहिर है यह नक्शा गूगल से लिया गया लगता है। इसमें वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के आसपास जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां मिलने वाले गैस के रेट दिए गए हैं।
28 फरवरी के पहले अमेरिका में पेट्रोल $3 प्रति गैलन था, जो इस समय $4.10 से लेकर $5.80 प्रति गैलन हो चुका है। ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने लिखा है, इन दामों का मजा ले लीजिए क्योंकि आपके सो कॉल्ड ब्लॉकेट के बाद आप $4 से $5 के पेट्रोल के दाम के लिए तरस जाएंगे। साथ में उन्होंने गणित का एक फॉर्मूला भी लिख दिया जिसके बारे में ट्विटर पर गणित के एक्सपर्ट समझा रहे हैं। कालीबाफ इंजीनियर हैं, पायलट की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। यहां कह रहे हैं होर्मुज के ब्लॉक होने के कारण तेल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तक युद्ध में जितने बढ़े हैं उससे भी ज्यादा वृद्धि होने वाली है। ईरान के नेता मैथ्स में पीएचडी हैं। मेरी ईरान से अपील है कि मैथ्स को लेकर अमेरिका का मजाक ना उड़ाएं। भारत में भी बहुत से लोग गणित के सताए हुए हैं। कई नेताओं को अमेरिका और ईरान के मसले को समझने में दिक्कत आ सकती है। ईरान को केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जुबान में अपनी बात रखनी चाहिए। वैसे ट्रंप को यह भी समझ नहीं आएगा। ट्रंप ईरान को समझ नहीं पा रहे कि कैसी जनता है जो पावर प्लांट को घेर कर खड़ी हो जा रही, सड़कों पर निकल आती है। ईरान की टीम अमेरिका से बात करने चली आती है। इतना सब नहीं समझ पाए तो गणित के फॉर्मूले से क्या ही समझ पाएंगे। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट ने चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अंदाज में ट्रंप की तस्वीर बनाई है और उनके बगल में एक प्रेरणा सूत्र लिख दिया है, दुश्मन के ब्लॉकेट को तोड़ना है तो उनके ब्लॉकेट को ब्लॉकेट कर दो। ऊपर ट्रंप के बोलने के अंदाज में ट्रोल किया गया है कि यकीन करो मेरे पास 100% पीएचडी है। ओके, दुनिया के बेस्ट कॉलेज से मेरे पास पीएचडी है, एकदम असली, सबको पता है। और तुम मुझे थैंक यू कहोगे कि मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया है, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका होर्मुज में उसके जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश ना करे। होर्मुज ईरान का है और चीन के लिए खुला है। चीन ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौता है जिसका वह सम्मान करता है, दूसरों से भी उम्मीद करता है कि वह भी उसके करार का एहतराम करें। ट्रंप ने चीन से कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो अमेरिका से तेल खरीद लो। चीन चाहे तो वेनेजुएला से भी तेल खरीद ले, लेकिन होर्मुज को ब्लॉक करने से पाकिस्तान और भारत को भी तो संकट होगा। उनके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग ग्रेड के कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से उनकी रिफाइनरी होती है, उसी हिसाब से आयात करते हैं। हर देश अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल नहीं मंगा सकता, मगर ट्रंप हैं, उन्होंने कहा हम होर्मुज का रास्ता रोकेंगे। पहले से ईरान ने रोक रखा है, मगर ट्रंप ब्लॉक कर देना चाहते हैं ताकि जो जहाज ईरान की अनुमति से निकलेगा, आगे खड़ा अमेरिका का जहाज भी उसे रोकेगा। जाहिर है इससे तेल की सप्लाई की चिंता बढ़ जाएगी। कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल के पार चला भी गया। बाजार भारत का नीचे आ गया। सोमवार है, 13 अप्रैल है और मार्केट खुला तो उसे गिरना ही था। इस्लामाबाद टॉक्स का नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन ऊपर से होर्मुज को लेकर नया बवाल शुरू होने जा रहा है। ट्रंप ने होर्मुज के ब्लॉकेट का ऐलान किया ही क्यों? क्या वे इस तरह से ईरान का कंट्रोल समाप्त कर सकते हैं? 40 दिनों के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज का रास्ता सबके लिए नहीं खोला, तो क्या वह इस तरह के ब्लॉकेट से खोल देगा? अमेरिका की सेना ने घोषणा कर दी है, वह ब्लॉकेट के तहत ईरान से आने और जाने वाले हर जहाज का रास्ता रोकेगा, लेकिन दूसरे देशों के जहाजों को नहीं रोकेगा। क्या ईरान के जहाज रोकने से दूसरे जहाजों में होर्मुज पार करने का कॉन्फिडेंस आ सकता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ब्लॉकेट कर सकता है, लेकिन उस पर कंट्रोल बनाना मुश्किल होगा। ईरान अमेरिका के जहाजों पर हमला भी कर देगा। अमेरिका समुद्री माइनों को हटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस काम में काफी वक्त लगेगा। ईरान के खतरे का डर हमेशा बना रहेगा। ईरान की नौसेना के बड़े जहाज खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी IRGC के पास ऐसी बहुत सी छोटी नावें हैं जिनसे वह माइन बिछा सकता है, हमला कर सकता है। होर्मुज से ईरान का जहाज तो नहीं जा रहा, यहां से पाकिस्तान, भारत, चीन और इराक के टैंकर गुजर रहे हैं। इन जहाजों का रास्ता अमेरिका क्यों रोकना चाहता है? अगर ट्रंप चाहते हैं भारत और चीन ईरान पर दबाव बनाए,
तो इसका मतलब यही हुआ, ट्रंप मान रहे हैं अब उनसे नहीं हो पाएगा। बुडापेस्ट ने ऐसा टूथपेस्ट बनाया कि एक बार में ही सबको साफ कर दिया। तो कहिए डेमोक्रेसी का टूथपेस्ट यानी बुडापेस्ट। आप ही बताइए, जिस हंगरी की राजधानी इतनी सुंदर हो, क्या वहां कोई डिक्टेटर होना चाहिए? यहां डेमोक्रेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? राजनीति शास्त्री हंगरी के मॉडल का अध्ययन करने लगे थे कि वहां विपक्ष को कैसे कैसे खत्म किया गया, यूनिवर्सिटी को कैसे कैसे कंट्रोल में लिया गया, कोर्ट में कैसे कैसे लोगों को बिठाकर फैसलों को कैसे कैसे डिक्टेट किया गया, और मीडिया को कैसे कैसे खत्म कर दिया गया। ध्यान रहे, हम हंगरी की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। हो सकता है कुछ मामलों में भारत से समानता आपको दिख जाए, लेकिन यह सिर्फ संयोग हो सकता है। जो गया है वह भी जानिए, जो आया है उसके बारे में भी जानिए। 16 साल तक सत्ता में रहे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतना सारा कंट्रोल करने के बाद जनता उनकी पार्टी को हरा सकती है। इस बार हंगरी के चुनाव में इतनी जनता वोट देने आ गई कि 1989 का रिकॉर्ड टूट गया। 2010 में ओरबान को 2/3 बहुमत मिला था। तो जनता ने इस बार बिल्कुल एक नई पार्टी और एक नए नेता को 2/3 बहुमत दे दिया, ताकि जिस संविधान को बदल बदल कर ओरबान ने कबाड़ कर दिया था, कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें केवल जनता, विपक्ष और मीडिया का गला घोटने के कानून भर दिए गए थे, उन सभी को बदला जा सके, संविधान को संविधान बनाया जा सके, ताकि लोग आजादी की सांस ले सकें। तासी पार्टी का नाम है, हंगरी की एक नदी का नाम। इसके नेता और नए प्रधानमंत्री का नाम है पीटर मग्यार। मात्र 42 साल के हैं। ओरबान को ट्रंप बेस्ट लीडर बताते थे और ओरबान उन्हें अपना माय फ्रेंड। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस युद्ध के बीच ओरबान का प्रचार करने गए, तब भी ओरबान बुरी तरह हार गए। कहा जाता है कि ओरबान ने अपने देश में लोकतंत्र की हत्या करने में 15 साल का वक्त आराम से लिया। ट्रंप ने उन्हीं की कॉपी की और 2 साल से कम समय में काफी कुछ अपना लिया। ट्रंप को ओरबान की कॉपी, ओरबान को पुतिन की कॉपी कहा जाने लगा। तो इस तरह से डिक्टेटर एक दूसरे की पाठशाला बनते गए कि किसने किस तरह से अपने यहां लोकतंत्र का गला घोंटा और चुनाव में बार बार जीतने के लिए विपक्ष और मीडिया को खत्म कर दिया। हमको लगा कि 16 साल से राज करने वाला फिदेस और ओरबान विक्टर कभी सत्ता में बाहर नहीं जाएंगे, और इसलिए भी क्योंकि कल के चुनाव में बहुत सारे लोग सामने आए थे। 77.8% लोग वोट देने गए थे, जो एक ऐतिहासिक नंबर है हंगरी के हिस्ट्री में। और इन सारे लोगों ने कहा बस ये जो पिछले 16 साल में हुआ था, ये बहुत मुश्किल पीरियड था, क्योंकि विक्टर ओरबान और उसके गवर्नमेंट ने और उसके परिवार ने उन्होंने पूरी सिविल सोसाइटी, पूरी जुडिशरी, पूरी प्रेस को अपने कब्जे में ले लिया, और पत्रकारों पर बहुत दबाव हुआ था हंगरी में पिछले 16 सालों में, और फेक न्यूज़ बहुत फैल रहे थे। और विक्टर ओरबान का एक ही मकसद था, खौफ और डर के जरिए पावर में रहना। कमाल ही हो गया, हंगरी में वहां का विपक्ष कमजोर कर दिया गया था, ओरबान को हरा नहीं पा रहा था। विपक्ष ने अपने बिखराव को ही खत्म कर दिया। पूरा विपक्ष मग्यार के पीछे लामबंद हो गया, उनके रास्ते से हट गया। इससे वोट बटा नहीं और मग्यार को फायदा पहुंचा। ओरबान ने हमेशा चुनाव जीतने के लिए चुनाव के कई कानून बदल दिए। एसआईआर की बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का आकार बदल दिया। उन्हें इस तरह से बांटा गया, सजाया गया कि विपक्ष का वोट बिखर जाए, उसके बहुमत के इलाके बंट कर ओरबान के बहुमत के इलाके में आ जाएं और उनका प्रभाव कम हो जाए, विपक्ष की सीटें कम हो जाए। असम में सीटों के डिलिमिटेशन में क्या हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। ओरबान ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों को बदल दिया इस तरह से कि उसी की पार्टी को ज्यादा सीटें आती रहें। ऐसा कर दिया कि अगर 2% वोट कम भी आ जाए तब भी बहुमत उनकी ही पार्टी को मिलेगा। विक्टर ओरबान से एक गलती हो गई, उसे वोटर लिस्ट से वोटर का नाम कटवाने का आइडिया नहीं आया। रवीश कुमार ऑफिशियल देखता नहीं होगा, उसे लगा होगा वही दुनिया में कंट्रोल करने का मॉडल है, भारत के एसआईआर से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे हम हंगरी की कहानी बता रहे हैं, भारत की नहीं। मग्यार भी पहले ओरबान की पार्टी में नेता थे, उनकी पत्नी मंत्री थी, मगर पार्टी छोड़कर मग्यार ने ओरबान की सरकार के करप्शन की पोल खोलनी शुरू कर दी। फेसबुक पर वीडियो डालना शुरू कर दिया और वायरल होने लगा।
तभी तो फेसबुक के पेज बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो हटाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। कहां? भारत में। हम बात कर रहे हैं हंगरी की। कुछ ही समय में देश भर में जमकर magyar ने यात्राएं की और जनता के बीच अपने मुद्दों से लहर बनाने लगे। magyar की नई पार्टी तासी को 2/3 बहुमत मिला है। ओरबान की कंट्रोल सरकार खत्म हो गई। इसमें पेटर मजार का सहारा देने वाला था हंगरी के जवान लोग, जो उससे पहले पॉलिटिक्स में इतने शामिल नहीं थे, क्योंकि उनको लगा था कि पॉलिटिक्स कुछ गंदी बात है और उसमें करप्शन और झूठ की जगह है। और ये जब आप न्यूज़ कवरेज देखने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं कि बुदापेस्ट के गलियों में लोग पार्टी मना रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई आशा हंगेरियन लोगों के दिलों में जाग गई जो पिछले 16 साल में वहाँ नहीं था। यह पूरी दुनिया के लिए